हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल, जो कि अड्डा है आपके कामयाबी का। तो आज के सेशन में मैं कराने वाला हूं आपको क्विक रिवीजन वो सारे फॉर्मूलाज का जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते हैं, है ना। तो बहुत ही शॉर्ट लेकिन टू द पॉइंट सेशन रहने वाला है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो कि आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो फॉर्मूले एक बार हम देख लेते हैं। और अगर मेरा वादा है कि अगर आपने ये फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लिए सेशन में, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और ना ही एक क्वेश्चन कोई भी गलत होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो जरूरी है, वो है करंट का, जहां I का फॉर्मूला होता है Q/T। तो I क्या है यहाँ? I आपको पता है बच्चों, करंट है ना। और Q क्या है? Q है चार्ज। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये कौन सा चार्ज है? टोटल चार्ज है ना। और ये चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिए हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा Q, यानी टोटल चार्ज। और फिर इस टोटल चार्ज को यहां पुट कर देना। हो सकता है आपको डायरेक्टली चार्ज दिया हो तो आपको कैलकुलेट करना ना पड़े, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या क्या कहते हैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करने को या करंट कैलकुलेट करने को पूछ सकता है। तो इसके लिए पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना। करंट निकालेंगे तब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो फ्लो होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता होना चाहिए कितना, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? इसका डबल। 100 पे कितना होगा? इंटू 100, है ना। तो ये हो गया आपका E। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E में, E यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका करंट, किसमें? एम्पियर में, है ना। तो ध्यान रखना है, टाइम को सेकंड में रखना है, चार्ज को कूलम्ब में रखना है और करंट को एम्पियर यूनिट में रखना है। यूनिट का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट कैलकुलेट करने का, या हो सकता है चार्ज पूछ ले तो चार्ज कैलकुलेट करने का, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इन 2 फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर I और T देगा तो Q निकल जाएगा, और Q पता होगा तो Q इक्वल टू जब NE करोगे तो आपको Q पता है, E पता होना चाहिए। ये वैल्यू कोई बताएगा नहीं, ये याद रखना होगा। तो Q पता है, E पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, है ना। तो ये 2 फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला एक होता है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में आपको चार्ज मूव करने में W वर्क करना पड़ा तो वर्क अपॉन चार्ज ये होता है पोटेंशियल, यानी V इक्वल टू W/Q, है ना। तो यहां आपको वर्क किस में रखना है? जूल में रखना है। Q किस में रखना है? यूनिट में, कूलम्ब में रखना है, C, है ना। और V किस में निकलेगा? वोल्ट में निकलेगा। क्लियर? तो अगर ऐसा दिया जाए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितने चार्ज को, मान लेते हैं 2 कूलम्ब चार्ज को, है ना, ले जाने में 12 जूल का वर्क करना पड़ा, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो फिर वर्क कितना हुआ? 12 जूल, और चार्ज कितना है? 2 कूलम्ब। तो ये आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। यानी 2 पॉइंट्स A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है? डिफरेंस 6 वोल्ट का है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वर्क पोटेंशियल या चार्ज निकाल सकते हो। 3 क्वांटिटीज हैं, 2 देगा, तीसरी पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ का फॉर्मूला
V इक्वल टू आई आर, है ना। इसको चाहो तो I इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हो, और इसको चाहो तो R इक्वल टू V अपॉन आई भी लिख सकते हो, है ना। इसी को मैंने इस तरीके से भी कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से भी कन्वर्ट कर दिया। तो यहां भी तीन क्वांटिटीज हैं। रेजिस्टेंस ये आपको ओम में रखना है, करंट एम्पियर में रखना है, तो आपका V यानी पोटेंशियल किस में आ जाएगा, वोल्ट में, है ना। तो यहां भी तीन क्वांटिटीज हैं, तीन में से दो क्वांटिटी देकर तीसरी क्वांटिटी पूछ लेगा। तो जो क्वांटिटी पूछेगा, V पूछा तो ये लगा देना, I पूछा तो ये फॉर्मूला लगा देना आप, है ना। और अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, है ना। तो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है जो हमने अब रिवाइज कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रेजिस्टेंस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से एक फॉर्मूला और निकलता है, क्या, R इक्वल टू रो L अपॉन A। L क्या है, लेंथ, तो ये मीटर में होगा। A क्या है, एरिया, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में होगा। R क्या है, ओम। R क्या है, रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, ओम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो ये ध्यान रखना है, ये R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेंथ को डबल कर दें, एरिया को हाफ कर दें, एरिया को 3 टाइम्स कर दें और लेंथ को 1/2 कर दें, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। इन सभी क्वेश्चन पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला देख लिया। अब आगे चलते तो रेजिस्टेंस के दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका इस यहां से सॉल्व होगा ओम्स लॉ से, R, है ना, और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो R इक्वल टू V अपॉन आई वाला, ठीक है, एक याद रखोगे तो दूसरा निकाल सकते हो, और एक ये वाला R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ध्यान रखना, जो रो है वो सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ वायर और टेम्परेचर पे, है ना। तो अगर आप लेंथ और एरिया बदलोगे तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करें तो उनका कॉम्बिनेशन कितने टाइप का बनेगा। तो दो ही कॉम्बिनेशन बनता है, एक जिस पे रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज का, और अगर इस तरीके से रेजिस्टर्स को जोड़ा जाए तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज में रेजिस्टर जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सारे रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो ऐड कर दो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 होते तो प्लस R4, 5 होते तो प्लस R5। तो जितने रेजिस्टर 2, 3, 5, 10 जितने रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं उन सभी का रेजिस्टेंस ऐड कर दो तो उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला। और अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट, उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, जितने रेजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं उनका 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम करते जाएंगे और ऐड मतलब उनके रेसिप्रोकल का समेशन करते जाएंगे। 1/R1 क्या है, R1 का रेसिप्रोकल, उसी तरह 1/R2 रेसिप्रोकल, और फिर इसको जोड़ रहे हैं तो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना। तो ये सीरीज और पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिराइव करने का ये दोनों फॉर्मूला है, ये आपको भी पता है ना। चलिए अब हो सकता है कि जितने रेजिस्टर्स, है ना, जितने रेजिस्टर्स सीरीज या पैरेलल में जुड़े हैं सबका रेजिस्टेंस क्या हो, सेम, मान लेते हैं R, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसका R इक्विवेलेंट R होगा, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं जिनका रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है जिनका रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर R प्लस R यानी 2R हो जाएगा। और अगर 3 होते तो बताइए, R प्लस R प्लस R 3R, है ना।
फिर अगर 4 होते तो 4R। तो अगर n रेजिस्टर्स हैं तो अब आप समझ गए होंगे। तो अगर n रेजिस्टर्स हैं, R R R ऐसे n रेजिस्टर्स हैं, तो उनका सीरीज में कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? nr के बराबर हो जाएगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, यानी n 2 भी हो सकता है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 10 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और उन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, मतलब उन सभी का रेजिस्टेंस R है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो n दिया है 10, तो कुछ नहीं करना है, सीधे n की जगह 10 रख देना है, तो आ जाएगा आपका 10R। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको तभी अप्लाई होगा जब सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो। तो अगर उनको सीरीज में जोड़ा जाए तो उस पूरे सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr के इक्वल होगा। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ध्यान रखना, n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। और उसी तरह अगर हम पैरेलल में देखें, मान लेते हैं पैरेलल में, तो अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/2, है ना। 3 कनेक्टेड होते तो बताइए, सोच के बताइए, 3 कनेक्टेड होते पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट कितना आता? R/3। 4 होते तो R/4, n होते तो R/n, है कि नहीं। तो अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस सेम है, उनको अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? R/n के इक्वल होगा। तो जहां n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो अगर सीरीज में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr के बराबर होगा, और पैरेलल में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/n के बराबर होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी आपको लगाना, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ तो यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दे दूं 2 ओम, 3 ओम, 7 ओम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस सेम है क्या? नहीं है। तब आपको क्या करना होगा? तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये R1, ये R2, ये R3, तो 2 + 3 + 7। लेकिन अगर इस तरीके से दिया होता 2 2 2, तो सबका रेजिस्टेंस क्या है? सेम। सबका रेजिस्टेंस सेम है, और कितने रेजिस्टर्स हैं? 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? nr के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू क्या है? 3, और r की r, तो r यहां कितना मान लिया हमने? 2 ओम। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6। और देखो 2 + 2 + 2 6, मतलब सही हमने माना, है ना। तो जब बहुत सारा दिया हो तो तरीका, क्विक तरीका निकालने का वो ये। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो इतना तो हमने सीख लिया कि अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हों और उन सभी का रेजिस्टेंस सेम हो, तो सीरीज में और पैरेलल में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सीरीज में nr होगा और पैरेलल में R/n होगा, जहां R क्या है? उन सभी का रेजिस्टेंस है, और n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है ना। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं। क्लियर? चलिए देखिए, अब फिर RS/RP भी पूछ लेता है, यानी बहुत सारे एक जैसे रेजिस्टेंस वाले बहुत सारे रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में जोड़े और फिर उन्हीं को हम पैरेलल में जोड़ दें, तो सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो होगा रेजिस्टेंस का वो क्या होगा? तो सीरीज में जोड़ेंगे तो nr आएगा, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट R/n आएगा। अब सीरीज और पैरेलल का रेशियो करोगे तो कितना आएगा? n² के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो काफी बच्चों को नहीं पता रहता है, लेकिन आप अगर ये आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर से भी क्वेश्चन बनता है, तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पावर का फॉर्मूला V × IB है, पावर का फॉर्मूला
आई स्क्वायर इंटू आर भी है। ये कैसे आया? V ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह अगर आई आर पुट करोगे तो I और I स्क्वायर हो जाएगा और R बच जाएगा, तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर इसी फॉर्मूले में I की जगह V अपॉन आर पुट कर दो ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, है ना। तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो क्या दिया है और क्या पूछा है, इसके बीच का कनेक्शन बनाने वाला वो कौन सा फॉर्मूला है, ये पता कर लो। अगर मान लो पावर और करंट दिया हो, वोल्टेज पूछे, या पावर वोल्टेज दिया हो करंट पूछे, तो ये फॉर्मूला लगा देना, है ना। पावर और रेजिस्टेंस दिया हो करंट पूछे, या करंट रेजिस्टेंस देकर पावर पूछे, तो ये लगा देना। और अगर पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का कॉम्बिनेशन मतलब रिलेशन पूछे, तो ये फॉर्मूला लगा देना। और एक बात ध्यान रखना, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो सीरीज में अगर बहुत सारे रजिस्टर्स जुड़े हों तो उन सभी का करंट की वैल्यू तो सेम होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, है ना। तो सीरीज में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर बहुत सारे, मान लो ऐसा लिखा हो कि बहुत सारे बल्ब या बहुत सारे रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हैं और जिनका रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। तो ये देखो, मान लो बहुत सारे रजिस्टर्स या बल्ब जिनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये सीरीज में जुड़े हैं, लेकिन सीरीज में करंट तो क्या होगी, सेम। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पावर निकालना होगा तो क्या करोगे, आई तो वही रहेगा, आई स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, पावर आई तो वही रहेगा, आई स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू R3। तो ये फॉर्मूला सीरीज में लगा देना। पैरेलल में जब रेजिस्टर्स जुड़े हों तो और पावर पूछे, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ये भी लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है जो हमारा आंसर मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये तीनों के फॉर्मूले पावर के हो गए, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म हो जाती है, और ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो अगर एक टी टाइम में किसी वायर से, मान लो ये वायर है, टी टाइम में इस वायर से अगर हम आई करंट फ्लो कराते हैं और इस वायर का रेजिस्टेंस R ओम है, तो वो टी समय में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जहां H हीट है, जूल में इसकी यूनिट होगी, I करंट है तो एम्पियर में इसकी यूनिट होगी, R रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट ओम में होगी, और T समय है इसकी यूनिट सेकंड में होगी। तो यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मिनट दिया है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, है ना। अगर आपको क्या किलो जूल दिया है तो जूल में बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या रखनी है, ये बहुत मैटर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला पढ़ लिया, और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में आते हैं सबका हमने क्विक रिवीजन किया, और रिवीजन में ये भी जाना कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और हमारे सारे सेशन जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 and keep coming on this session and every session of every subject. Thank you so much.